पहाड़ों के बीच पला बड़ा एक साधारण सा लड़का अपने पिता से कुछ पैसे उधार लेकर कॉफी का कारोबार शुरू करता है और कुछ ही सालों में वो भारत की सबसे बड़ी कैफे चेन बना देता है। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। वो लड़का जो लाखों लोगों के लिए मोटिवेशन था, उसने अपनी जिंदगी ही खत्म कर डाली। मैं बात कर रहा हूँ वीजी सिद्धार्थ की, जिसने कैफे कॉफी डे की शुरुआत की थी। आइए जानते हैं कि कैसे एक छोटे से गांव का लड़का अपनी मेहनत और विजन के दम पर भारत में कैफे कल्चर की शुरुआत की और फिर वही उसके मौत का कारण बना। चिकमंगलूर के घने जंगलों में बसी कॉफी की खुशबू, जहां हर तरफ हरियाली थी, यहीं से वीजी सिद्धार्थ की कहानी शुरू होती है। यहाँ उनका परिवार करीब 150 सालों से कॉफी की खेती कर रहा था। 1956 के दौरान वीजी सिद्धार्थ के परिवार में एक बड़ा फैसला लिया गया, जो था जमीन का बंटवारा करने का। विजय सिद्धार्थ के पिता को इस बंटवारे में 479 एकड़ जमीन मिली, जिस पर उन्होंने कॉफी प्लांटेशन शुरू किया और सिद्धार्थ का पूरा बचपन इसी के इर्द गिर्द बीता। लेकिन वो अपना फ्यूचर खेती में नहीं बल्कि भारतीय सेना में देखना चाहते थे। इसलिए एनसीसी का हिस्सा रहते हुए उन्होंने आर्मी में भर्ती होने की पूरी कोशिश की, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब आर्मी का सपना टूटने के बाद वो मुंबई चले गए एंड वहाँ उन्होंने जेएम फाइनेंशियल में काम करना शुरू किया, जो उस समय की सबसे बड़ी फाइनेंशियल फर्म थी। यहाँ 2 साल तक काम करते हुए सिद्धार्थ ने शेयर मार्केट को बारीकी से समझा एंड 1980s के दशक में उन्होंने अपने दम पर कुछ बड़ा करने का फैसला लिया। उन्होंने अपने पिता से 7.5 लाख रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट मांगा। हालांकि उस दौर में ये काफी बड़ी रकम थी, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर उनका बिजनेस फ्लॉप हुआ तो वो वापस कॉफी प्लांटेशन में काम करने लग जाएंगे, और इस कंडीशन पर उनके पिता ने उन्हें पैसे दे दिए। इस पैसे से सिद्धार्थ ने 5 लाख रुपए की जमीन खरीदी और 2.5 लाख रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए, जहां कुछ ही समय में वो ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसा कमाने लगे। वो सारा प्रॉफिट जमीन खरीदने में लगाने लगे और इस तरह धीरे धीरे करके 1993 तक उनके पास 3000 एकड़ की जमीन इकट्ठा हो गई। यहीं से उनकी लाइफ का अगला चैप्टर शुरू हुआ। असल में 90s का दौर शुरू होते ही इंडियन इकोनॉमी के दरवाजे खुल गए और इंटरनेशनल ट्रेडिंग के नए मौके सामने आए। विजय सिद्धार्थ ने इस अपॉर्चुनिटी को तुरंत पहचान लिया और सोचा कि क्यों ना इस बदलते भारत में कॉफी को एक नई पहचान दी जाए, क्योंकि ये उनका पुश्तैनी काम था और अब उनके पास जमीन की भी कोई कमी नहीं थी। यही सोचकर 1993 में उन्होंने शेयर ट्रेडिंग छोड़कर कॉफी ट्रेडिंग का काम शुरू किया। शुरुआत में चीजें सही चली और सिर्फ 2 साल के अंदर वो इंडिया के सबसे बड़े अनरोस्टेड कॉफी एक्सपोर्टर बन गए। लेकिन कॉफी का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में हर वक्त ऊपर नीचे होता रहता था। कभी मुनाफा बहुत ज्यादा हो जाता था तो कभी नुकसान इतना कि लागत भी निकालना मुश्किल हो जाए। सिद्धार्थ ने जल्द ही समझ लिया कि सिर्फ कॉफी ट्रेडिंग के भरोसे लंबा नहीं चल सकते। उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कॉफी को भारत के लोगों तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि उस वक्त लोग यहाँ कॉफी से ज्यादा चाय के शौकीन होते थे। उन्होंने ठान लिया कि कॉफी को सिर्फ एक कमोडिटी नहीं बल्कि एक ब्रांड बनाना है। इसी विजन को ध्यान में रखकर उन्होंने कॉफी डे फ्रेश एंड ग्राउंड की शुरुआत की और पूरे देश में सैकड़ों आउटलेट्स खोले, जहां से लोग सीधे कॉफी पाउडर खरीद सकते थे। इसके अलावा सिद्धार्थ ने वेंडिंग मशीन्स बनाने का भी काम शुरू किया, ताकि बड़ी बड़ी कंपनियों में इस मशीन को बेची जा सके। लेकिन मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई। अब सोचिए, अगर वीजी सिद्धार्थ के समय ई कॉमर्स का दौर होता तो वो कितनी जल्दी अपने ब्रांड को देश विदेश तक पहुंचा सकते थे। लेकिन मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई। मार्केट में कॉफी के प्राइस का उतार चढ़ाव अभी भी उनकी परेशानी बना हुआ था। उन्होंने धीरे धीरे ये समझ लिया कि असली गेम तब बदलेगा जब कॉफी कोई पीने की चीज नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी में घुस जाए। और ये आइडिया उनके दिमाग में तब आया जब वो सिंगापुर के ट्रिप पर थे। वहाँ उन्होंने देखा कि लोग कैफे में घंटों बैठते हैं, लैपटॉप पर काम करते हैं, दोस्तों से गपशप करते हैं और फ्री वाईफाई का मजा लेते हैं। ये नजारा उनके लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि उस वक्त भारत में ऐसा कल्चर नहीं था। ऐसे में सिद्धार्थ ने तय कर लिया कि वो भारत में एक ऐसा ही कैफे कल्चर लेकर आएंगे जो सिर्फ कॉफी परोसने तक सीमित नहीं होगा। लेकिन 90s के उस दौर में भारत के लोग कॉफी से ज्यादा चाय पसंद करते थे और उनके लिए कॉफी का मतलब था घर पर पिसी हुई कॉफी या किसी लोकल दुकान की फिल्टर कॉफी। लेकिन विजय सिद्धार्थ के दिमाग में एक नई सोच चल रही थी और उनकी इसी सोच ने कैफे कॉफी डे को जन्म दिया। साल 1996 में बेंगलुरु के ब्रिगेड रोड पर भारत का पहला कैफे कॉफी डे का आउटलेट खोला गया। ये कैफे किसी रेगुलर कॉफी शॉप जैसा नहीं था। यहाँ फ्री वाईफाई दिया गया था, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी बात थी। कैफे की हर छोटी बड़ी चीज सोच समझकर डिजाइन की गई थी, चाहे वो कुर्सियों की अरेंजमेंट हो, म्यूजिक हो या फिर कॉफी का टेस्ट। ऐसे में इस कैफे के खुलते ही इसकी चर्चा पूरे शहर में फैल गई।
आईटी सेक्टर के प्रोफेशनल्स, कॉलेज स्टूडेंट्स और हर वो इंसान जो कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहता था वो सीसीडी की ओर खींचने लगा। ये पहली बार था जब लोगों को एक ऐसी जगह मिली जहां वो काम और मस्ती दोनों एक साथ कर सकते थे। चाहे पहली डेट हो, दोस्तों के साथ हंसी मजाक या कोई मीटिंग, सीसीडी हर किसी के लिए परफेक्ट प्लेस बन गया था। साल 2000 तक अकेले साउथ इंडिया में सीसीडी के 22 कैफे खुल चुके थे, लेकिन सिद्धार्थ यहीं पर नहीं रुके। वो अपने बिजनेस को देश भर में फैलाते रहे, जिससे साल 2004 तक पूरे भारत में सीसीडी के 200 कैफे खुल चुके थे। और ये बिजनेस सिर्फ कैफे तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि सीसीडी के साथ इसकी वेंडिंग मशीन्स का भी एक्सपेंशन हुआ। बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेस में सीसीडी की कुल 2877 वेंडिंग मशीन्स इंस्टॉल की गई। कैफे कॉफी डे का ग्रोथ चार्ट सीधा आसमान छू रहा था। साल 2000 से लेकर 2014 तक सीसीडी ने पूरे देश में अपने कैफे और वेंडिंग मशीनों का जाल बिछा दिया था। लेकिन विजय सिद्धार्थ की सोच अब सिर्फ कॉफी तक सीमित नहीं थी। उनका अगला कदम था डाइवर्सिफिकेशन। सिद्धार्थ ने अब कई अलग अलग सेक्टर्स में कदम रखा। उनके दिमाग में ये आइडिया था कि जितना ज्यादा वो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करेंगे, उतना ही सीसीडी का फ्यूचर सुरक्षित रहेगा। लेकिन यहाँ से उनकी असली मुश्किलें शुरू हुई। दरअसल 20s के शुरुआती दिनों में उन्होंने वे टू वेल्थ नाम की कंपनी लॉन्च की, जिसका मकसद था फाइनेंशियल एडवाइजरी देना। क्योंकि सिद्धार्थ को शेयर मार्केट की गहरी समझ थी, ऐसे में उन्होंने सोचा कि ये सेक्टर उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कुछ हद तक ये सही भी था, लेकिन ये उनके फोकस को बांटने लगा। इसके बाद आया रियल एस्टेट। सिद्धार्थ ने ग्लोबल विलेज टेक पार्क नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया और 120 एकड़ में फैले इस टेक पार्क में उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को जगह दी। वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने द सेराई नाम से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी एंट्री की। कर्नाटक और अंडमान जैसे जगहों पर रिजॉर्ट खोले। इसके अलावा उन्होंने सीसीडी के आउटलेट्स में इस्तेमाल होने वाले फर्नीचर को खुद मैन्युफैक्चर करने का फैसला लिया। इसके लिए एक अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की गई, जो सीसीडी के अलावा दूसरी कंपनियों को भी फर्नीचर सप्लाई करती थी। इन सबके बीच सिद्धार्थ ने टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने माइंडट्री और इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट किया। लेकिन जितनी तेजी से सिद्धार्थ ने नए नए सेक्टर्स में कदम रखा, उतनी ही तेजी से उनके कोर बिजनेस यानी सीसीडी से उनका ध्यान हटने लगा। उन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट शुरू किए, उनमें से हर एक को बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सिद्धार्थ हर प्रोजेक्ट को खुद कंट्रोल करना चाहते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि हर प्रोजेक्ट पर उनका फोकस आधा अधूरा था। इससे सीसीडी का कोर बिजनेस अब धीरे धीरे साइडलाइन हो रहा था। सिद्धार्थ की टीम इस बढ़ते डाइवर्सिफिकेशन को मैनेज करने में फेल हो रही थी और इस बीच कंपटीशन भी तेजी से बढ़ रहा था। स्टारबक्स जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स इंडियन मार्केट में घुस चुके थे, जो सीसीडी को कड़ा टक्कर दे रहे थे। 2014 तक सीसीडी के पास टोटल 1488 कैफेज थे, लेकिन इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ती जा रही थी। सिद्धार्थ के डाइवर्सिफिकेशन का मकसद तो सीसीडी को मजबूत बनाना था, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ने लगा। उन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट शुरू किए, उन सब ने सीसीडी के फाइनेंशियल सिस्टम को कमजोर कर दिया। वो विजनरी तो थे, लेकिन उनके सारे फैसले जल्दीबाजी में लिए गए थे। ऐसे में डाइवर्सिफिकेशन के इस दौर ने सीसीडी की नींव को हिला दिया। अब साल 2015 में विजय सिद्धार्थ का प्लान था कि पब्लिक से पैसा जुटाकर कंपनी को आगे बढ़ाएं और पुराने कर्ज को हल्का करें। लेकिन ये आइडिया सुनने में जितना शानदार लग रहा था, उतना ही ज्यादा रिस्की साबित हुआ। एक्चुअली साल 2015 में सीसीडी का आईपीओ लॉन्च हुआ और कंपनी ने 1150 करोड़ रुपए जुटाए। सीसीडी के शेयर्स 313 रुपए पर लिस्ट हुए थे, लेकिन लगातार इसकी वैल्यू गिरती जा रही थी। खैर, आईपीओ से मिले पैसे को उन्होंने पुराने कर्ज चुकाने और नए कैफेज खोलने में लगा दिया। उन्हें लगा कि अगर सीसीडी को और ज्यादा एक्सपैंड किया जाए तो अर्निंग बढ़ेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि जितनी तेजी से नए कैफेज खुल रहे थे, उतनी ही तेजी से कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा था। कंपनी पर पहले से ही 6000 करोड़ रुपए का कर्ज था। सीसीडी अब ऐसे डेट ट्रैप में फंस गया था जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल था। उसे एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ रहा था। इन हालात में विजय सिद्धार्थ ने अपने पुराने इन्वेस्टमेंट्स को बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने माइंडट्री के शेयर्स को बेचकर 100 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन ये पैसा सीसीडी के कर्ज के सामने कुछ भी नहीं था। विजय सिद्धार्थ ने हालात संभालने की बहुत कोशिश की। उन्होंने अपनी कई प्रोजेक्ट और एसेट को गिरवी रखकर पैसा जुटाया, लेकिन जितना वो बेचते, उतना ही नया कर्ज बढ़ता जा रहा था। जो इंसान कभी अपने दूरदर्शी फैसलों के लिए जाना जाता था, वो अब हर तरफ से घिर चुका था। अब सीसीडी फाइनेंशियल प्रॉब्लम पहले से ही फेस कर रही थी। वहीं उनकी दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत थी पॉलिटिक्स और मार्केट चैलेंजेस। असल में विजय सिद्धार्थ के रिश्ते पॉलिटिक्स से गहरे जुड़े हुए थे।
उनके फादर इन लॉ SM कृष्णा कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके थे। इसी के चलते पॉलिटिक्स में उनकी पहुंच काफी बड़ी थी और उन्होंने इसे अपने बिजनेस को बढ़ाने में इस्तेमाल भी किया। बड़े बड़े प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट को लेकर जो कनेक्शंस बने वो CCD की ग्रोथ में काफी मददगार साबित हुए। लेकिन पॉलिटिक्स के खेल में हमेशा फायदा नहीं होता। जब चीजें खराब होती हैं तो वही रिश्ते दुश्मनी में बदल जाते हैं और वीजी सिद्धार्थ के साथ भी यही हुआ। दरअसल 2017 में पॉलिटिक्स और बिजनेस के इन उलझे रिश्तों ने सिद्धार्थ की जिंदगी में भूचाल ला दिया। उनके करीबी दोस्त DK शिव कुमार के खिलाफ इनकम टैक्स के छापे पड़ गए। शिव कुमार पर आरोप था कि उन्होंने बड़ी मात्रा में टैक्स की चोरी की है। DK शिव कुमार का नाम कर्नाटक की राजधानी में बहुत ही बड़ा था एंड शिव कुमार और सिद्धार्थ का रिश्ता भी काफी पुराना था। दोनों एक दूसरे के करीबी दोस्त थे और यही वजह थी कि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शिव कुमार पर शिकंजा कसा तो सिद्धार्थ का नाम भी सामने आने लगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दावा था कि शिव कुमार ने CCD के जरिए घोटाला किया है। साथ ही CCD पर आरोप लगे कि उसने अपनी असली कमाई को छुपाया है। अब CCD ऑलरेडी कर्ज में डूबा हुआ था। तभी इन आरोपों ने उनकी छवि पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। मार्केट में उनकी साख गिरने लगी और बैंक्स नए लोन्स देने में हिचकिचाहट दिखाने लगे। साथ ही अब स्टारबक्स और कोस्टा कॉफी जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स ने भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। ये ब्रांड्स प्रीमियम कैफे एक्सपीरियंस के लिए जाने जाते थे। ऐसे में CCD जो एक समय पर अपने सोशल हब और अफोर्डेबल रेट्स के लिए मशहूर था, अब इस नए कंपटीशन के सामने कमजोर पड़ने लगा। CCD अभी अपनी फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम से जूझ ही रहा था कि 2018 में IL&FS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के घोटाले ने पूरे देश के फाइनेंशियल सेक्टर को हिलाकर रख दिया। IL&FS भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनियों में से एक थी। कंपनी पर हजारों करोड़ रुपए का कर्ज था और जब उसने इसे चुकाने से हाथ खड़े कर दिए तो पूरे बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में खलबली मच गई। कई बैंकों और NBFC के फंड डूब गए। इस घटना का CCD जैसी कंपनियों पर सीधा असर पड़ा क्योंकि CCD अपनी ग्रोथ और ऑपरेशंस के लिए पूरी तरह से लोन पर डिपेंडेंट था और इस घोटाले के बाद बैंक अब पहले से ज्यादा सतर्क हो गए थे और हाई रिस्क कंपनियों को लोन देने में हिचकिचा रहे थे। CCD जो पहले आसानी से लोन हासिल कर लेता था अब पैसों की तंगी में फंस गया। अब ना तो नए कैफे खोलने के लिए पैसे थे और ना ही पुराने कर्ज चुकाने के। यहाँ तक कि कैश फ्लो की कमी के चलते स्टाफ की सैलरी, सप्लाई चेन और मार्केटिंग जैसी जरूरी चीजों में भी दिक्कतें आने लगी। पॉलिटिक्स से जुड़े विवाद, मार्केट चैलेंजेस और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ये सब उनके ऊपर भारी पड़ रहे थे। 2019 तक आते आते CCD की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे कर्ज चुकाने के लिए अपने एसेट बेचने पड़ रहे थे। ग्लोबल विलेज टेक पार्क जो सिद्धार्थ का एक बड़ा प्रोजेक्ट था उसे भी गिरवी रखना पड़ गया। इस सब के बीच वीजी सिद्धार्थ की मेंटल हेल्थ कंडीशन लगातार बिगड़ रही थी। फिर आया जुलाई 2019 का वो दिन जिसने कैफे कॉफी डे और उसके फाउंडर विजय सिद्धार्थ की कहानी को एक ऐसा मोड़ दिया जिसे कोई भी सोच नहीं सकता था। उस दिन सिद्धार्थ अचानक से लापता हो गए और ये खबर बिजनेस जगत में आग की तरह फैल गई। हर जगह एक ही सवाल था, आखिर सिद्धार्थ गए कहाँ? तभी उनकी कार को नेत्रावती नदी के पास देखा गया जहाँ किनारे पर उनका बैग और फोन पड़ा हुआ था और अगले दिन जो खबर आई उसने सबके होश उड़ा दिए। नदी से उनका डेड बॉडी बरामद हुआ। जी हाँ, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। ये जानने के बाद हर कोई हैरान था कि जो इंसान इतने बड़े ब्रांड को खड़ा कर सकता है वो आखिर ऐसा कदम क्यों उठाएगा। और सवालों का जवाब मिला उनके छोड़े गए नोट में। उस नोट को पढ़कर ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने लिखा था कि वो हर संभव कोशिश करने के बावजूद असफल रहे। उन्होंने अपने एम्प्लॉइज और इन्वेस्टर से माफी मांगी और कहा कि कर्ज के दबाव और परेशानियों के आगे वो हार मान चुके हैं। उनकी मौत के बाद CCD के शेयर बुरी तरह गिरने लगे। मार्केट में कंपनी की साख और ज्यादा कमजोर हो गई और जो ब्रांड कभी भारत की यंग जनरेशन के लिए एक पहचान हुआ करता था वो अब अपनी चमक खो चुका था। वीजी सिद्धार्थ के मौत के बाद कैफे कॉफी डे के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था कि आगे क्या होगा। लेकिन इस मुश्किल समय में एक इंसान ने जिम्मेदारी संभाली और CCD को दोबारा खड़ा करने का बेड़ा उठाया। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वीजी सिद्धार्थ की पत्नी मालविका हेगड़े थी। मालविका जो अब तक लाइमलाइट से दूर थी अब CCD की CEO बनकर कंपनी को बचाने के लिए मैदान में उतर आई। उनके लिए ये सिर्फ एक कंपनी को बचाने की बात नहीं थी, ये उनके पति के सपने को पूरा करने और CCD की खोई हुई पहचान को वापस दिलाने का जिद था। मालविका ने जब कंपनी का जिम्मा संभाला तो उस वक्त CCD पर करीब 7200 करोड़ रुपए का कर्ज था जो किसी भी कंपनी को बंद करने के लिए काफी था। लेकिन मालविका जी ने हार मानने के बजाय एक अलग ही प्लान तैयार किया।
उन्होंने कंपनी को बचाने के लिए सबसे पहले सीसीडी को स्लिम बनाने का सोचा, जिसका मतलब था जितने भी गैर जरूरी खर्चे और ऑपरेशंस हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए। उन्होंने सीसीडी के 73% आउटलेट्स बंद कर दिए और सिर्फ वही कैफे चालू रखे जो एक्चुअल में प्रॉफिटेबल थे। इसीलिए 2019 के बाद सीसीडी के कैफेज की संख्या घटकर केवल 450 रह गई। इसके साथ ही मालविका जी ने सीसीडी के एसेट्स को मोनेटाइज करने पर फोकस किया। सीसीडी के ग्लोबल विलेज टेक पार्क जैसे सभी बड़े एसेट्स को बेचकर 4500 करोड़ रुपए जुटाए और इन पैसों से उन्होंने सीसीडी के कर्ज को कम करने की कोशिश की। दोस्तों, इसी बदौलत 2021 तक सीसीडी का कर्ज 6000 करोड़ रुपए से घटकर मात्र 1731 करोड़ रुपए पर आ गया था। उन्होंने नए आउटलेट्स खोलने की बजाय मौजूदा कैफेज के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। साथ ही कंपनी ने डिजिटल मार्केटिंग पर फोकस किया ताकि यंग जनरेशन को फिर से अपनी तरफ खींचा जा सके। हालांकि ये सफर आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सीसीडी अभी तक प्रॉफिट में नहीं आ पाई है और अभी भी कंपनी के ऊपर करीब 465 करोड़ रुपए का कर्ज है। मालविका जी की कहानी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुकी है। उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी पार किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी जानकारी ला सकें। और हमारे नए वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।